हवा में नमक और टेंशन दोनों घुले हुए थे। उत्तरी समुद्र की लहरें उफान पर थीं, जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही हो। एक लहर लॉन्गशिप से टकराई और उन भयानक योद्धाओं पर बर्फीला पानी बरसा। वे हंसे, बेफिक्र। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वे इस चुनौती का आनंद ले रहे हो। उनकी आंखें उत्तरी बर्फ जैसी नीली किनारे पर टिकी थीं। उन आंखों में एक अडिग संकल्प था, एक जुनून जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था, एक शांत गांव, अनजान उस आतंक से जो आने वाला था। वहां के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बिना किसी अंदाजे के कि उनके जीवन में क्या तूफान आने वाला है। ये थे वाइकिंग्स, स्कैंडिनेविया का लोहे और गुस्से का तूफान। उनके पास न केवल ताकत थी, बल्कि एक रणनीति भी थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। वे खोजी थे, व्यापारी थे और हां, लुटेरे भी। उनके लिए हर यात्रा एक नया अवसर थी, चाहे वह व्यापार के लिए हो या लूट के लिए। 3 सदियों तक, 700 के अंत से लेकर 1100 तक, वाइकिंग युग ने यूरोप को डर और विस्मय में जकड़ा हुआ था। उनके हमलों ने कई साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। ये कोई बेअक्ल बर्बर नहीं थे। वे कुशल कारीगर थे, रणनीतिकार थे और अपने समय के सबसे बेहतरीन नाविक थे। वाइकिंग्स एक पेचीदा लोग थे, जिन्हें एक कठोर जमीन और उससे भी ज्यादा कठोर समुद्र ने आगे बढ़ाया था। उनकी संस्कृति और जीवन शैली ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में अपने घरों से वे धन दौलत, जमीन और रोमांच की चाह में बाहर निकले। उनके लिए समुद्र एक मार्ग था, एक अवसर था। वे लहरों के उस्ताद थे। उनकी लॉन्गशिप उनके कुल्हाड़ी और तलवारों की तरह ही उनका हिस्सा थी। इन जहाजों ने उन्हें नई दुनिया की खोज करने और अपने दुश्मनों पर विजय पाने में मदद की। वाइकिंग लॉन्गशिप इंजीनियरिंग का एक कमाल थी। ये जहाज न केवल अपने समय के सबसे उन्नत समुद्री वाहनों में से एक थे, बल्कि इनकी डिजाइन और निर्माण तकनीक ने समुद्री यात्रा को एक नई दिशा दी। लंबी, संकरी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत, इसे खुले समुद्र और उथली नदियों दोनों में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। वाइकिंग्स ने इन जहाजों का उपयोग न केवल व्यापार और युद्ध के लिए किया, बल्कि नई भूमि की खोज और बसावट के लिए भी किया। इसका राज क्लिंकर बनाने की तकनीक में था। इस तकनीक ने वाइकिंग लॉन्गशिप को अद्वितीय मजबूती और लचीलापन प्रदान किया, जिससे ये जहाज किसी भी समुद्री परिस्थिति का सामना कर सकते थे। ओक या पाइन के ओवरलैपिंग तख्तों को एक साथ बांधा जाता था, जिससे एक लचीला लेकिन मजबूत पतवार बनता था। यह पतवार न केवल जहाज को स्थिरता प्रदान करता था, बल्कि इसे तेज गति से चलने में भी मदद करता था। इससे लॉन्गशिप लहरों पर सवार हो पाती थी, बजाय इसके कि लहरें उसे तोड़ दें। वाइकिंग्स के लिए यह तकनीक समुद्र में उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके नेविगेशन स्किल्स भी उतने ही प्रभावशाली थे। वाइकिंग्स नेविगेशन के लिए केवल उपकरणों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक संकेतों का भी गहन अध्ययन किया था। वाइकिंग्स तारों, सूरज, हवा और यहां तक कि पक्षियों के माइग्रेशन पैटर्न पर भी भरोसा करते थे। ये सभी संकेत उन्हें समुद्र में सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करते थे। उन्हें समुद्र, उसकी धाराओं और उसके मूड की गहरी समझ थी। यह ज्ञान उन्हें समुद्र की अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम बनाता था। इस समुद्री महारत ने उन्हें दूर दूर तक यात्रा करने की अनुमति दी, उन जगहों तक पहुंचने की जो दूसरे यूरोपीय लोगों के लिए अनजान थीं। वाइकिंग्स ने अपने साहस और कौशल से नई दुनिया की खोज की और इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। जिज्ञासा और धन की प्यास से प्रेरित होकर वाइकिंग्स ने वहां कदम रखा जहां कुछ ही लोगों ने पहले जाने की हिम्मत की थी। उनके जहाजों ने उन्हें अज्ञात समुद्रों और खतरनाक तटों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की और अपनी सीमाओं को बढ़ाया। उन्होंने आइसलैंड और ग्रीनलैंड में बस्तियां स्थापित की, जहां की कठोर जलवायु और दुर्गम भूभाग ने उन्हें चुनौती दी। लेकिन वाइकिंग्स ने अपनी दृढ़ता और साहस से इन चुनौतियों का सामना किया और कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने घर बनाए, खेती की और सर्दियों की कठोरता को सहन किया। उनका सबसे साहसी कारनामा था विनलैंड, यानी आज के नॉर्थ अमेरिका की खोज कोलंबस से सदियों पहले। यह खोज उनके अदम्य साहस और अन्वेषण की भावना का प्रमाण है। ये यात्राएं सिर्फ जीत के बारे में नहीं थी,
वाइकिंग्स ने अपने समुदायों को समृद्ध बनाने के लिए भी इन यात्राओं का उपयोग किया। वाइकिंग्स व्यापार में लगे हुए थे और उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। वे उन लोगों के साथ सामान और विचारों का आदान प्रदान करते थे जिनसे उनका सामना होता था। इस प्रकार उन्होंने न केवल भौतिक वस्तुओं का बल्कि सांस्कृतिक विचारों का भी आदान प्रदान किया। वे पूर्व से चांदी, रूस से फर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लेकर वापस आए। इन वस्तुओं ने उनके समाज को समृद्ध बनाया और दूर देशों की कहानियां लेकर वापस आए। ये कहानियां उनके अनुभवों और साहसिक कारनामों का जीवंत चित्रण थी। उनके अन्वेषणों ने छाप दुनिया का विस्तार किया और उन संस्कृतियों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिनसे उनका संपर्क हुआ। वाइकिंग्स की ये यात्रा इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। सेक्शन 4 द वाइकिंग नेटवर्क, ट्रेड एंड एक्सचेंज। वाइकिंग्स चतुर व्यापारी थे जिन्होंने महाद्वीपों तक फैले एक्सचेंज का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। अपने स्कैंडिनेवियाई घरों से वे दक्षिण और पूर्व की ओर रवाना हुए, बीजांटिन साम्राज्य और रूस की नदियों तक पहुंचे। उनके लॉन्गशिप फर, लकड़ी, शहद और गुलामों से लदे हुए रेशम, मसाले और चांदी से लदे हुए वापस आए। ये व्यापारिक चौकियां सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गईं। वाइकिंग्स हालांकि अपने छापों के लिए डरे हुए थे, लेकिन नए विचारों और रीति रिवाजों के लिए भी खुले थे। उन्होंने सिक्के अपनाए, नई क्राफ्टिंग तकनीक सीखी और यहां तक कि बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में भी परिवर्तित हो गए। सेक्शन 5 दी हैमर ब्लो वाइकिंग रेड्स। फिर भी वाइकिंग्स अपने छापों के लिए बदनाम हैं। ये हिंसा के बेतरतीब कृत्य नहीं थे, बल्कि सोची समझी हमले थे जो अक्सर अमीर मठों और रक्षाहीन बस्तियों को निशाना बनाते थे। वाइकिंग्स के मकसद जटिल थे। स्कैंडिनेविया में अधिक जनसंख्या, राजनीतिक अशांति और साधारण लालच सभी ने एक भूमिका निभाई। उनकी रणनीति क्रूर और प्रभावी थी। वे गति और आश्चर्य पर भरोसा करते थे, समुद्र से बिना किसी चेतावनी के प्रकट होते थे। युद्ध में उनकी क्रूरता उनके बेहतर हथियारों और कवच के साथ अक्सर उनके विरोधियों पर भारी पड़ती थी। इन छापों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था, जिसने तटीय समुदायों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। सेक्शन 6 फ्रॉम रेडर्स टू रूलर्स। समय के साथ वाइकिंग विस्तार की प्रकृति बदल गई। लूट के लिए जो छापे शुरू हुए थे वे विजय और बसावट के अभियानों में बदल गए। वाइकिंग्स ने खुद को इंग्लैंड, आयरलैंड और फ्रांस में शासक के रूप में स्थापित किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण नॉर्मंडी है, फ्रांस में एक क्षेत्र जिसे शांति के बदले में वाइकिंग नेता रोलो को दिया गया था। रेडर्स से रूलर्स तक का यह बदलाव कई कारकों से प्रेरित था। यूरोपीय राज्यों की बढ़ती संपत्ति और शक्ति ने उन्हें और अधिक कठिन लक्ष्य बना दिया। साथ ही वाइकिंग्स खुद बदल रहे थे, ईसाई धर्म को अपना रहे थे और उन समाजों में एकीकृत हो रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी आतंकित किया था। सेक्शन 7 इकोज ऑफ दी वाइकिंग एज। वाइकिंग युग सदियों पहले समाप्त हो गया होगा, लेकिन इसकी गूंज अभी भी गूंजती है। उनके अन्वेषणों ने दुनिया के नक्शे का विस्तार किया, उनके छापों ने डर पैदा किया और युद्ध में नवाचार को बढ़ावा दिया, और उनकी बस्तियों ने नई संस्कृतियों और राज्यों को जन्म दिया। उनकी विरासत हमारी भाषा में जीवित है, जैसे कि बर्सर्क, स्कल और हस्बैंड जैसे शब्दों की जड़ें वाइकिंग हैं। देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियों से भरपूर उनकी पौराणिक कथाएं हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। वाइकिंग्स प्रकृति का एक बल थे, एक तूफान जिसने पूरे यूरोप में कहर बरपाया, इतिहास और किंवदंती पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।